इसलिए अगर कोई हमला मिस हो गया तो हम सबको वो जड़ से उखाड़ फेंकेगा। इसलिए उसकी हद तक सोचना पड़ेगा। बाकी जिसे कहो उसे हलाक करने के लिए मैं तैयार हूँ। पास्टर ने कहा तो कर्नल जेम्स ने मुंह बना लिया। बाकी सिर्फ इमरान था, वो पहले ही खत्म हो चुका है। सीक्रेट सर्विस को कोई जानता नहीं। तुम कह रहे हो कि कुछ जानते हो, लेकिन उसके जरिए तुम पूरी सीक्रेट सर्विस को ट्रेस नहीं कर सकते। कर्नल जेम्स ने कहा, ये मेरा काम है, तुम्हारा नहीं, और मैं तुम पर कोई दबाव भी नहीं डाल रहा। मेरे पास फिनिशिंग का काफ़ी काम है। मैं तो इसलिए कह रहा था कि अगर वाकई तुम कुछ कराना चाहते हो तो भेड़ को मारने की बजाय भेड़ की माँ को मारो, ताकि वो मजीद बच्चे ना दे सके। पास्टर ने कहा, उस औरत का क्या नाम है जिसे तुम सीक्रेट सर्विस के रुकन बता रहे हो? कर्नल जेम्स ने कहा, उस औरत का नाम जूलिया है, वो स्विस नजाद है। पास्टर ने कहा तो कर्नल जेम्स एक बार फिर उछल पड़ा, क्योंकि नोमा के कत्ल की जो रिपोर्ट मिली थी उसमें टाइगर के साथ जो औरत थी वो स्विस नजाद थी। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि किसी मुल्क की सीक्रेट सर्विस में किसी गैर मुल्की औरत या मर्द को रखा जाए? कर्नल जेम्स ने हैरत भरे लहजे में कहा, पाकिस्तान ऐसा ही मुल्क है जहाँ हर नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। पास्टर ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हें कैसे इल्म हुआ कि उस औरत का ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है? कर्नल जेम्स ने कहा, इसे वाकई यकीन न आ रहा था कि स्विस नजात औरत पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस में काम कर सकती है। हमारा काम ही ऐसा है कि हमें अपना नेटवर्क बनाना पड़ता है। बहरहाल ये तस्दीक शुदा बात है। पास्टर ने कहा, ओके ठीक है, चलो कम से कम उस स्विस नजात औरत का खात्मा ही कर दो। अगर वो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से मुतालिक हुई तो उसकी हलाकत के बाद बाकी सब भी किसी न किसी सूरत में सामने आ जाएंगे। कितना मुआवजा लोगे? कर्नल जेम्स ने कहा, अगर तुम एक टारगेट देते हो तो उसका मुआवजा $30 लाख होगा। अगर तुम एक से ज़्यादा टारगेट देते हो तो फिर फी टारगेट $20 लाख। पास्टर ने जवाब देते हुए कहा, टारगेट तो टाइगर है। कर्नल जेम्स ने कहा, अगर उसका मुआवजा $50 लाख तुम अदा कर सकते हो तो हम उसका भी खात्मा कर देंगे, फिर जो होगा देखा जाएगा। पास्टर ने कहा, दोनों के लिए कितना वक्त लोगे? कर्नल जेम्स ने कहा, सिर्फ 1 हफ्ता। पास्टर ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है, अपना बैंक और अकाउंट नंबर बता दो ताकि मुआवजा आज ही तुम्हारे अकाउंट में मुंतकिल करा दिया जाए। कर्नल जेम्स ने कहा, तो दूसरी तरफ से बैंक और अकाउंट के बारे में तफसील बता दी गई। ओके, गुड बाय। कर्नल जेम्स ने कहा और रिसीवर रख दिया। टाइगर टैक्सी की उगबी नशिस्त पर बैठा उस होटल की तरफ बढ़ा चला जा रहा था जहां उसकी रिहाइश थी, क्योंकि उसकी कार वहीं मौजूद थी। वो टैक्सी पर एयरपोर्ट गया था। उसके जहन में बार बार चीफ X2 का जवाब गूंज रहा था। चीफ ने जिस तरह दो टूक अंदाज में उसे जवाब दिया था उससे उसे वाकई दुख पहुंचा था, लेकिन वो ये भी जानता था कि इमरान साहब भी चीफ से सख्त सुनकर भी भीगी बिल्ली बने रहते हैं, तो उसकी चीफ के सामने क्या हैसियत है। लेकिन दिल से वो चाहता यही था कि इमरान की अदम मौजूदगी में वो मिशन पर जाए और सीक्रेट सर्विस पर साबित कर दे कि वो वाकई इमरान का शागिर्द है। लेकिन जाहिर है चीफ को तो वो ना मनवा सकता था। यही बातें सोचता हुआ वो अपने होटल की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। फिर उसने फैसला किया था कि वह अस्पताल जाकर इमरान साहब से मुलाकात करे और उनसे टीम के साथ जाने की इजाज़त ले ले। उसके ख्याल के मुताबिक इमरान की मौजूदा हालत को देखते हुए चीफ खामोश हो जाएंगे। फिर अपने कमरे में पहुंचने पर होटल की रूम सर्विस को ब्लैक कॉफ़ी का ऑर्डर देकर खुद वो वॉशरूम चला गया। थोड़ी देर बाद एक वेटर ने ब्लैक कॉफ़ी की प्याली लाकर मेज़ पर रख दी और वापस चला गया। थोड़ी देर बाद टाइगर बाहर आया तो वो लिबास भी तब्दील कर चुका था। उसने इत्मीनान से कुर्सी पर बैठकर कॉफ़ी पी और फिर उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। उसका इरादा स्पेशल अस्पताल जाने का था ताकि इमरान को काफिरिस्तान में होने वाली कार्रवाई से भी आगाह कर सके और उससे सीक्रेट सर्विस के साथ मिशन पर जाने की इजाज़त भी ले। इमरान अब इस काबिल हो गया था कि वो आहिस्ता आहिस्ता बात कर सकता था। उसकी कार मुख्तलिफ सड़कों से होती हुई थोड़ी देर बाद स्पेशल अस्पताल पहुंच गई। टाइगर ने कार पार्किंग में रोकी और पार्किंग बॉय से कार्ड लेकर वह अस्पताल के मेन गेट की तरफ बढ़ता चला गया। उसी लम्हे उसने जोसेफ को मेन गेट से बाहर आते देखा। उसे मालूम था कि जब से इमरान यहाँ है, जोसेफ और जवाना दोनों मुस्तकिल तौर पर यहीं रहते हैं ताकि इमरान की 24 घंटे सिक्योरिटी की जाए। लेकिन जोसेफ के चेहरे के तासुरात ऐसे थे कि टाइगर चौंक कर उसकी तरफ बढ़ा। क्या हुआ जोसेफ, कहाँ जा रहे हो? इमरान साहब का क्या हाल है?
टाइगर ने परेशान होते हुए कहा, बॉस तो ठीक है, लेकिन बॉस के साथ ही खासतौर पर मिस जूलिया की हालत बेहद खराब है। मैं राना हाउस जा रहा हूँ, फिर वापस आऊँगा। जोसेफ ने आहिस्ता से कहा और फिर उस तरफ को बढ़ गया जहाँ उसकी कार मौजूद थी। साथ ही मिस जूलिया की हालत खराब है, इसका क्या मतलब? टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा, लेकिन जोसेफ को शायद जल्दी थी, इसलिए वो ना सिर्फ अपनी कार में बैठ चुका था, बल्कि उसने कार स्टार्ट भी कर ली थी। टाइगर तेजी से मुड़ा और दौड़ता हुआ गेट से अंदर दाखिल हुआ तो उसे सामने सिद्दीकी और उसके साथी खड़े नजर आए तो उसके दिल में एक बार फिर वसवसे पैदा होने लगे। क्या हुआ सिद्दीकी साहब, क्या हुआ है? टाइगर ने उसे सलाम करते हुए कहा, टीम पर कातिलाना हमला हुआ है, उसमें सफदर, कैप्टन शकील, तनवीर, सालेहा और मिस जूलिया सब जख्मी हुए हैं, लेकिन मिस जूलिया की हालत नाजुक है। सिद्दीकी ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन ये हमला कब हुआ? मैं तो सफदर साहब के फ्लैट से निकलकर वापस अपने होटल गया और वहां से सीधा यहाँ आ रहा हूँ। टाइगर ने कहा, मुझे मालूम नहीं, तुम सफदर से मालूम करो। सफदर सबसे कम जख्मी है और उसने दोनों हमलावर से मुकाबला करने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो फरार हो गए। उसके बाद उसने एम्बुलेंस को कॉल की, वरना सब बेहोश हो जाते तो किसी को इल्म तक ना होता। सिद्दीकी ने जवाब दिया। आपको किसने इत्तला दी है? टाइगर ने पूछा। सफदर ने यहाँ अस्पताल पहुंचकर मुझे सेलफोन पर इत्तला दी तो मैंने बाकी साथियों को कॉल कर लिया। सिद्दीकी ने आहिस्ता से जवाब दिया। सफदर साहब कहाँ हैं? टाइगर ने बेचैनी से पूछा। आओ मैं तुम्हें उसके कमरे तक छोड़ आऊं, सिद्दीकी ने कहा और फिर वो टाइगर को लेकर मुख्तलिफ बरामदों से गुजरकर सबसे आखिर में मौजूद एक वार्ड में दाखिल हुआ और फिर दोनों एक कमरे में दाखिल हुए तो सफदर बेड पर बैठा हुआ था। उसके एक बाजू पर पट्टी थी। टाइगर ने उसे सलाम किया। तुम बातें करो, मैं ऑपरेशन रूम की तरफ जा रहा हूँ। जूलिया का 5वां ऑपरेशन किया जा रहा है, अल्लाह ताला खैर करेगा, सिद्दीकी ने कहा। इमरान साहब को तो नहीं बताया जूलिया के बारे में? सफदर ने कहा। नहीं, डॉक्टर ने सबको मना किया है। इमरान साहब की हालत भी ये खबर सुनकर बिगड़ सकती है, सिद्दीकी ने जवाब दिया और मुड़कर कमरे से बाहर चला गया। सफदर खामोश बैठा हुआ था, उसके चेहरे की रंगत फीकी पड़ गई थी। सफदर साहब, क्या हुआ है? आप मुझे तफसील बताएं ताकि मैं उन हमलावरों और उनके सरपरस्तों का खोज निकाल सकूं। टाइगर ने करीब एक कुर्सी पर बैठते हुए सफदर से कहा। तुम वापस गए हो तो थोड़ी देर बाद किसी आफ्ताब नामी आदमी का फ़ोन आया। उसने कहा कि मुझे टाइगर ने यह फ़ोन नंबर दिया था। मैंने कहा कि टाइगर जा चुका है। तुम्हारे जाने के बाद हमने उठकर दरवाज़ा अंदर से लॉक न किया था। अभी हम बैठे बातें कर रहे थे कि यकलक बैरूनी दरवाज़ा एक धमाके से खुला और मशीन पिस्टल से मुसल्ला 2 आदमी तेज़ी से अंदर दाखिल हुए और फिर गैलरी में ही रुककर उन दोनों ने मशीन पिस्टल से गोलियां बरसाना शुरू कर दी। उनका अंदाज देखकर मुझे अब एहसास हो रहा है कि उनका असल टारगेट मिस जूलिया थी। बहरहाल पहले राउंड में हम सब जख्मी हो गए, लेकिन फिर मैंने और कैप्टन शकील, हम दोनों ने जख्मी होने के बावजूद उछलकर उनको टक्करें मारी और वो दोनों टक्करें खाकर दीवार से टकराए, लेकिन हम जख्मी हो चुके थे, इसलिए दोबारा उन पर फौरी हमला न कर सके। अलबत्ता मशीन पिस्टल्स उन दोनों के हाथों से गिर गए थे और वो यकलक पलटकर बिजली की सी तेज़ी से फ्लैट से बाहर भाग गए। इसके बाद मैंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया और फिर चीफ को। उसके बाद हम अस्पताल पहुंच गए। जूलिया को 4-5 गोलियां मारी गई थी। उसका खून तेज़ी से निकल रहा था और वो शदीद जख्मी थी। बाकी साथी जूलिया की निस्बत कम जख्मी थे। सफदर ने तफसील बताते हुए कहा। क्या हुलिया था उन दोनों का? टाइगर ने पूछा तो सफदर ने हुलिया बता दिया और टाइगर हुलिया सुनते ही चौंक पड़ा। एक आदमी के चेहरे पर जख्म का निशान था, ऐसा निशान जैसे बिच्छू की दुम होती है। यही बताया है ना आपने? टाइगर ने कहा। हाँ, क्यों, क्या तुम उसे जानते हो? सफदर ने कहा। हाँ, उसका नाम रूबर है और उसका ताल्लुक रेड स्टार क्लब के पेशावर कातिलों के ग्रुप से है, टाइगर ने कहा और उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ? सफदर ने उसके अचानक उठने पर चौंक कर कहा। ये पेशावर कातिल है, लेकिन बुकिंग किसी और ने कराई है। मैं उस तक पहुंचना चाहता हूँ, टाइगर ने कहा और मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार बिजली की सी तेजी से रेड स्टार क्लब की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। उसे मालूम था कि उस क्लब का मालिक पास्टर है, जो यूरोपीय नजात है और उसने पेशावर कातिलों का ग्रुप बनाया हुआ है और रूबर उसका खास पेशावर कातिल था। उसकी मखसूस निशानी वो जख्म का निशान था जो बिच्छू की दुम जैसा था। उसका कदो कामत भी वही था जो सफदर ने बताया था। वारदात से पहले टाइगर के बारे में
फ़ोन करके पूछा गया था, लेकिन ना वो किसी आफ्ताब को जानता था और ना ही उसने किसी को जूलिया का फ़ोन नंबर दिया था। इसका मतलब था कि कोई बड़ा काम हुआ है जो वो मालूम करना चाहता था। थोड़ी देर बाद वो रेड स्टार क्लब पहुंच गया। वो अक्सर यहाँ आता जाता रहता था और पास्टर से भी उसके खासे ताल्लुकात थे। उसे यकीन था कि पास्टर से वो वैसे ही असल हकीकत मालूम कर लेगा कि उसने किससे मुआवजा लेकर जूलिया के फ्लैट पर हमला कराया है। लेकिन काउंटर पर पहुंचकर उसे मालूम हुआ कि पास्टर 2 रोज़ पहले यूरोपीय मुल्क काराज गया है और उसकी वापसी 2 रोज़ बाद ही होगी। तो वो मुड़ा और फिर असिस्टेंट मैनेजर क्लार्क के ऑफिस में पहुंच गया। क्लार्क भी उसका दोस्त था। ओ, तुम और अचानक कोई खास बात? क्लार्क ने रस्मी फिक्रे बोलते हुए कहा। पास्टर से मिलने आया था, लेकिन वो काराज गया हुआ है, इसलिए तुम्हारी तरफ आ गया। टाइगर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओ हाँ हाँ, वाकई। मगर क्यों मिलना चाहते थे तुम चीफ पास्टर से? क्लार्क ने कदरे बौखलाए हुए लहजे में कहा। तो टाइगर उसकी यह हालत देखकर चौंक पड़ा। क्या हुआ तुम्हें? टाइगर ने सख्त लहजे में कहा। मुझे क्या हो सकता है? तुम मुझ पर क्यों गुर्रा रहे हो? चीफ का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो? क्लार्क ने और ज्यादा बौखलाए हुए लहजे में कहा। तो टाइगर बेख्तियार हंस पड़ा। इजी रहो, मैं तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं आया। मैं तो बस वैसे ही तुमसे मिलने आया था। तुम खामखा परेशान हो रहे हो, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो क्लार्क के चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए और उसने बेख्तियार एक लंबा सांस लिया। अब बोलो, असल बात क्या है? तुम मुझे जानते हो, मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ, इसलिए तुम्हारा नाम किसी सूरत सामने नहीं आएगा, इसलिए असल बात बता दो, टाइगर ने कहा। तुम अब जान नहीं छोड़ोगे, इसलिए बताना ही पड़ेगा। सुनो, मुझसे भाप भी ना निकालना, वरना मैं तो क्या, मेरा पूरा खानदान खत्म कर दिया जाएगा। चीफ पास्टर ने तुम्हारे और सुइस नजात औरत जूलिया के कत्ल की बुकिंग की और वो पहले तुम्हें ना छेड़ना चाहते थे, लेकिन तुम्हारी निगरानी की जाने लगी। लेकिन उस सुइस नजात जूलिया को तुम्हारे साथ देखा गया और तुम जिस तरह उसका अदब करते थे, उससे चीफ समझ गए कि इस सुइस नजात जूलिया का ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है। तुम जूलिया के साथ एक रिहायशी फ्लैट पर गए और फिर तुम वापस ना आए, तो वहाँ फ़ोन करके तुम्हारे बारे में मालूम किया गया, तो पता चला कि तुम जा चुके हो। चुनांचे यही समझा गया कि तुम किसी वजह से फ्रंट की बजाय उकब से निकल गए हो। बहरहाल जूलिया वही फ्लैट में थी, तुम अकेले निकल गए थे, इसलिए वहाँ हमला किया गया और हमला आवर हमला करके वापस आ गए। क्योंकि तुम इस मामले में मुलविस थे, इसलिए चीफ दानिस्ता मुल्क से बाहर चले गए ताकि तुम उसे इस मामले में मुलविस ना समझो। तुम मेरे पास आए तो मैं इसलिए घबरा गया कि कहीं तुम समझो कि मैं इस मामले में मुलविस हूँ। क्लार्क ने तफसील बताते हुए कहा। तुम्हारे चीफ ने रूबर को भेजकर हिमाकत की है। रूबर अपने मखसूस जख्म के निशान की वजह से सैकड़ों में पहचाना जाता है। टाइगर ने कहा। क्या मतलब? तुम्हें कैसे मालूम हुआ? तुम तो वहाँ नहीं थे और जो वहाँ थे वो सब मारे गए। क्लार्क ने कहा। अल्लाह का फजल हो गया है, सब बच गए हैं। जख्मी ज़रूर हुए हैं लेकिन जिंदा हैं। अलबत्ता जूलिया की हालत नाजुक है, लेकिन मुझे अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि वो अपनी रहमत करेगा। टाइगर ने कहा। ओ, इसका मतलब है कि चीफ को गलत रिपोर्ट दी गई है। क्लार्क ने कहा। तुम्हें कैसे मालूम हुआ है? टाइगर ने कहा। मेरे ऑफिस से रूबर ने कॉल करके चीफ को तफसील रिपोर्ट दी है। क्लार्क ने कहा। रूबर कहाँ होगा इस वक्त? टाइगर ने उठते हुए कहा। यह मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। क्लार्क ने भी उठते हुए कहा। सुनो, मेरा वादा कायम है, लेकिन अगर तुमने इनकार किया तो फिर यहाँ से तुम्हारी लाश ही बाहर जाएगी। टाइगर ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। वो कार्रवाई के बाद हमेशा एलिजाबेथ के साथ उसके फ्लैट में वक्त गुजारता है। क्लार्क ने मुंह नीचे करते हुए कहा। मुझे मालूम है, मैं सिर्फ कंफर्म करना चाहता था। पास्टर की कब वापसी है? टाइगर ने पूछा। 2 रोज बाद, क्लार्क ने जवाब देते हुए कहा। अब सुन लो, तुमने यहाँ से रूबर या पास्टर को फोन करके मेरे बारे में बताया तो फिर वादा खत्म। उसके बाद क्या होगा इसका तुम्हें अच्छी तरह इल्म है। दूसरी सूरत में तुम्हारा नाम कभी सामने नहीं आएगा। टाइगर ने कहा। मुझे मालूम है, तुम फिक्र मत करो, तुम तो बस गपशप के लिए मेरे पास आए थे। क्लार्क ने इस बार इत्मीनान भरे लहजे में कहा और टाइगर ओके कहकर मुड़ा और ऑफिस के दरवाजे से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद उसका रुख अपनी कार की तरफ था। उसने दानिस्ता क्लार्क से पार्टी के बारे में ना पूछा था, क्योंकि उसे मालूम था कि इस मामले में पास्टर अपने साये को भी कुछ नहीं बताता। अलबत्ता उसने रूबर को फौरी सजा देने का इरादा खत्म कर दिया, क्योंकि रूबर की मौत की इत्तला पास्टर तक पहुंच गई तो वो समझ जाएगा कि टाइगर ने ऐसा किया होगा। इसलिए टाइगर ने अपनी कार का रुख
दोबारा स्पेशल अस्पताल की तरफ मोड़ दिया। लेकिन जैसे ही वो अगले मोड़ पर पहुंचकर मुड़ा, झटक की आवाज के साथ ही कार की दाएं साइड वाली खिड़की का शीशा करचियों की सूरत में नीचे गिर गया। जबकि टाइगर एक लम्हे में समझ गया कि उस पर कातिलाना हमला किया गया है और गोली खिड़की के शीशे पर लगी है। उसने बिजली की सी तेजी से कार को सड़क के बाएं तरफ टर्न दिया तो शटक शटक की आवाज़ों के साथ ही गोलियां उसकी कार में लगी। तेजी से आती हुई ट्रैफिक भी टाइगर की कार के अचानक गलत हाथ पर मुड़ने से दरम बरम हो गई और कई कारें आपस में और कई टाइगर की कार से टकराते टकराते बची। लेकिन टाइगर कार निकाल ले जाने में कामयाब हो गया। वो वापस जाने की बजाय सामने के रुख पर जाने वाली एक सड़क पर आगे बढ़ता चला गया। काफी दूर जाने के बाद उसने कार एक होटल की पार्किंग में रोकी। क्या हुआ साहब, कार पर फायरिंग हुई है? पार्किंग बॉय ने उसे पार्किंग कार्ड देते हुए तशवीश भरे लहजे में कहा। हाँ, मगर अल्लाह ताला ने महफूज रखा है, टाइगर ने कहा तो पार्किंग बॉय तेजी से मुड़ा और दूसरी आने वाली कार की तरफ बढ़ गया। टाइगर ने अच्छी तरह जायजा लिया। एक शीशा टूटा था, बाकी गोलियां खिड़की के आखिरी हिस्से से थोड़ा सा नीचे लगी थी। उनके सुराग नजर आ रहे थे। टाइगर गोलियों के सुराग देखते ही समझ गया कि उस पर दूर मार ऑटो राइफल से फायरिंग की गई है। उसमें से मशीन पिस्टल की तरह मुसलसल और बगैर किसी वक्फे के गोलियां निकलती हैं और काफी फासले से भी टारगेट का निशाना लिया जा सकता है। लेकिन उसके जहन में बावजूद कोशिश के कोई ऐसा आदमी ना आ रहा था जो ऑटो राइफल से निशाना लेने का माहिर हो, क्योंकि अंडरवर्ल्ड में अभी इस राइफल का इस्तेमाल बहुत कम था और टाइगर इस होटल में इसलिए आया था कि होटल के मैनेजर रोशन की अंडरवर्ल्ड में बड़ी गहरी जड़ें थी और वो चाहे तो इस हमले के बारे में तमाम तफसील मालूम हो सकती थी। वो उसका दोस्त भी था। थोड़ी देर बाद वो रोशन के ऑफिस में दाखिल हुआ तो भारी जिस्म का मालिक रोशन उठ खड़ा हुआ। आज अचानक कैसे टपक पड़े? रस्मी फिक्रात के बाद रोशन ने मुस्कुराते हुए कहा। कब्र से निकलकर आया हूँ, टाइगर ने संजीदा लहजे में कहा तो रोशन बेख्तियार उछल पड़ा। क्या मतलब, क्या कह रहे हो? कब्र में जाने के बाद कोई बाहर आ सकता है क्या? रोशन ने हैरत भरे लहजे में कहा तो टाइगर मुस्कुरा दिया। मतलब है कि दुश्मनों ने मुझे कब्र में उतारने का पूरा बंदोबस्त कर रखा था, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत से मैं कब्र में जाने की बजाय बचकर तुम्हारे पास पहुंच गया हूँ, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और एक नौजवान ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुआ। ट्रे में कॉफ़ी की 2 प्यालियाँ मौजूद थी। आने वाले ने एक प्याली टाइगर के सामने रखी और दूसरी रोशन के सामने रखकर वो वापस चला गया। ड्रामाई बातें मत करो, खुलकर बताओ क्या हुआ है, रोशन ने कॉफ़ी का एक घूंट लेते हुए कहा तो टाइगर ने कार पर होने वाले हमले के बारे में तफसील बता दी। फिर तो मुबारक हो, तुम्हें नई जिंदगी मिली है, रोशन ने कहा। हाँ, लेकिन मैंने मालूम करना है कि ये निशानेबाज कौन था, उसे किसने भेजा है और ये तुमने अभी मालूम करके बताना है, टाइगर ने मेज पर आहिस्ता से मुक्का मारते हुए कहा। तुम इंतकाम लेना चाहते हो, हालांकि तुम्हारे उस्ताद इमरान साहब तो इंतकाम लेने के कायल ही नहीं हैं, रोशन ने कॉफ़ी सिप करते हुए कहा। मैं इंतकाम नहीं ले रहा, अपने खिलाफ होने वाली साजिश का पता लगाना चाहता हूँ, वरना तो मुझे किसी भी वक्त, किसी लम्हे, किसी मोड़ पर दोबारा निशाना बनाया जा सकता है, टाइगर ने इंतहाई संजीदगी से बात करते हुए कहा। तुम्हारी बात दुरुस्त है, मैं भी मालूम कर लेता हूँ, रोशन ने कहा। मुझे मालूम है, इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा तो रोशन ने फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आखिर में उसने लाउडर का बटन भी दबाया तो दूसरी तरफ बजने वाली घंटी की आवाज़ वाज़ेह तौर पर सुनाई देने लगी। फिर रिसीवर उठा लिया गया। यस, चेकअप बोल रहा हूँ, एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। लहजा सपाट था। रोशन बोल रहा हूँ, 6 स्टार होटल से, रोशन ने कहा। ओह तुम, बड़े अरसे बाद मेरी याद आई है तुम्हें, कोई खास बात हो गई है, जैकब ने शिकवा भरे लेकिन बेतकल्लुफाना अंदाज में कहा। और तुम मुझे फ़ोन कर करके और मेरे होटल के चक्कर काट काट कर हलकान हो चुके हो, रोशन ने जवाब दिया तो दूसरी तरफ से जैकब बेख्तियार हंस पड़ा। मसरूफियत में बात करने का वक्त ही नहीं मिलता, जैकब ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी बात दुरुस्त है, बहरहाल मुझे मालूम करना है कि तुम्हारा दोस्त बाटले इस वक्त कहाँ होगा, रोशन ने कहा। क्यों, क्या किसी को फिनिश कराना है, जैकब ने चौंक कर कहा। अरे नहीं, इस काम के लिए तो मेरे पास भी कई आदमी मौजूद हैं। मुझे इत्तला मिली है कि आजकल बाटले ऑटोमेटिक राइफल इस्तेमाल कर रहा है
और इस जदीद तरीन राइफल से निशाना लगाने में उसे बेहद महारत हासिल है। मैं इस ऑटो राइफल के बारे में उससे तफसीली बातचीत करना चाहता हूँ, रॉसन ने जवाब देते हुए कहा। वो ज़्यादातर ब्लैक एंड रेड क्लब में वक्त गुजारता है। अगर वो वहाँ होगा तो भी मिल जाएगा, और अगर नहीं होगा तो वहाँ से तुम्हें मज़ीद मालूमात मिल जाएगी, जैकब ने जवाब देते हुए कहा। मेरे पास उस क्लब का नंबर नहीं है, तुम मालूमात करके मुझे कॉल करो, मैं तुम्हारी कॉल का इंतज़ार करूँगा, रॉसन ने कहा। ओके, दूसरी तरफ से कहा गया और रॉसन ने रिसीवर रख दिया। तुम्हें यकीन है कि ये काम बाटले ने ही किया होगा, टाइगर ने कहा। हाँ, आजकल ये ऑटो राइफल वही इस्तेमाल कर रहा है और उसने उससे निशाना लगाने की काफ़ी मशक की है, क्योंकि ऑटो राइफल से दौड़ती हुई चीज़ का दुरुस्त निशाना लेना काफ़ी महारत का काम है। जब तुम्हारी कार पर फायरिंग हुई तो वो उस वक्त तेज़ी से चल रही थी, इसलिए कार की रफ्तार, गोली की रफ्तार और फासले को मद्देनज़र रखकर उस अंदाज में दुरुस्त निशाना लगाना किसी माहिर का काम ही हो सकता है, रॉसन ने कहा। तो टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया। कुछ ही देर बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो रॉसन ने रिसीवर उठा लिया। लाउडर का बटन पहले ही प्रेस था। यस, रॉसन बोल रहा हूँ, रॉसन ने कहा। जैकब बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से जैकब की आवाज़ सुनाई दी। हाँ, क्या मालूम हुआ है, कहाँ है वो, रॉसन ने कहा। वो रूपोश है, उसने आज किसी को फिनिश करने के लिए फायरिंग की, लेकिन उसका टारगेट बच गया है। और तुम्हें मालूम होगा कि बाटले की ये नफ्सियात है कि जब तक वो टारगेट को हिट नहीं कर ले तब तक किसी के सामने नहीं आएगा, रूपोश रहेगा, जैकब ने जवाब देते हुए कहा।